नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत एक बार फिर से इस वीडियो में मैं करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूं, भारत देश के सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसका नाम है DY चंद्रचूड़। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत देश के उस पोस्ट पर बैठे हुए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के टॉप जजों की पोस्टों में से एक है। मतलब कि भारत देश के सारे कोर्ट के जितने भी केसेस हैं उनके हेड है ये व्यक्ति, जिसका नाम आप सुन रहे हैं, DY चंद्रचूड़। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर इनके बारे में डिटेल्ड में सारा कुछ। इनके रोल के बारे में भी बताऊंगा कि एक्चुअल में जो सीजीआई होता है उसका काम क्या होता है, सीजीआई के पास कितना पावर होता है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसकी जॉब रोल में। और सीजीआई जो आपके DY चंद्रचूड़ हैं अभी करेंटली भारत देश में, उनके बारे में भी बताऊंगा। देखिए, सीजीआई सबसे पहले तो आपको बता दूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, यानी कि जजों के मामले में सबसे बड़ा जज वही होता है। भारत देश की तरफ से मैं बात करूं तो बहुत सारे जज दुनिया भर के भारत देश में जिन भी कोर्टों में हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, या फिर सेशन कोर्ट हो, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, या कोई सा भी कोर्ट पूरे भारत देश का हो सकता है। उसमें से अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ा कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जजों में सबसे बड़ा जज वो होता है जो सीजेआई पोस्ट पर होता है। बहुत सारे जजों में से एक पोस्ट सीजीआई पोस्ट किसी को बनाई जाती है, एक पोस्ट पर सीजीआई नाम के व्यक्ति को सीजीआई पोस्ट मिलती है। सीजीआई पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कई बार लोग पूछना चाहते हैं कि भारत देश में जो नए अभी सीजीआई बने हैं, DY चंद्रचूड़, जिनको 8 नवंबर 2022 को बनाया गया इस पोस्ट पर, उनके बारे में काफ़ी सारे लोग जानना चाहते हैं, उनके जॉब रोल जानना चाहते हैं, उनका व्यक्तित्व जानना चाहते हैं, और ये भी जानना चाहते हैं कि वो व्यक्ति हैं कौन। तो मैं आपको सारा कुछ इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। DY चंद्रचूड़ की फ़ोटो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रही है, ये भारत देश के अभी सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। मतलब कि भारत देश में कोई से भी बड़े से बड़े जो केस वगैरह चलते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में चलते हैं मेनली, तो उन सब पर जो एक्चुअल में ऑर्डर वगैरह होगा या एक्चुअल में जो भी डिसाइड करना होगा, जो भी कुछ होना होगा, तो वो मेनली इनकी निगरानी में ही होगा और इनके चलते ही होगा। अगर ये कहेंगे तो ही होगा, ठीक है। तो उसके बारे में मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैंने आपको इसको इसको ऑब्जर्वर observer.in वेबसाइट का लिंक दे दिया है, जिसके ऊपर से मैं सारी जानकारी डिस्कस कर रहा हूँ। दूसरा, विकीपीडिया नाम का एक वेबसाइट है जिसके ऊपर इनके बारे में आसानी से वो सारी जानकारी मिल जाती है, तो मैंने वो भी आपको इस वीडियो के नीचे दिया है। और डॉक्टर सॉरी, यहाँ पर जो आपके DY चंद्रचूड़ है सीजीआई भारत देश के नए, इनके बारे में 10 कोई फैक्ट, इंटरेस्टिंग फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर, जो हमारे पास डेक्कन हेराल्ड वेबसाइट द्वारा है। डेक्कन हेराल्ड एक ऐसी वेबसाइट है जो कि आपको ना कि सिर्फ एक अखबारों की न्यूज़ के बारे में बताती है, बल्कि पूरे भारत देश के अंदर चल रही नई नई न्यूज़ बताती है, बिजनेस से जुड़ी हुई न्यूज़ बताती है, तरह तरह के आर्टिकल्स वगैरह भी अपने वेबसाइट पर देती है। तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया हो सकता है। कई बार लोग पूछते हैं क्या प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा ताकतवर होता है एक सीजेआई, क्या सीजेआई के पास जो पावर है वो प्रधानमंत्री से ज़्यादा है? तो मैं आपको बता दूं, एज पार्ट ऑफ देयर फंक्शन एज मास्टर ऑफ द रोस्टर, द सीजीआई allocated केस टू डिफरेंट बेंचेस ऑफ द कोर्ट एंड पिक्स जजेस टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। मतलब कि अगर कोई संविधान बनाना हुआ, कोई नया संविधान किसी चीज़ को लेकर बनाना हुआ, तो सीजीआई के पास वो पावर है कि वो चाहे तो यहाँ पर नए जजों को ले ले और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना दे, जिससे कि वो लोग संविधान से जुड़े हुए काम कर सकें, विच डिसाइड सब इंस्टेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ, जिससे कि वो लोग लॉ से जुड़े हुए क्वेश्चंस के बारे में डिसाइड कर सके। तो चीफ ऑल्सो एंजॉय द पावर टू लिस्ट केसेस, और साथ साथ किस केसों की लिस्ट बनाना, उसको उसके उसके पास वो वाली पावर भी होती है।
कई बार लोग ये पूछ सकते हैं कि क्या सीजेआई पावरफुल होता है एक प्राइम मिनिस्टर से। तो अगर हम भारत के संविधान के हिसाब से समझे तो भारत का संविधान ये कह रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा ताकतवर होता है। मान के चलो आपका देश का प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कभी दूसरे देश गया हुआ है या अभी उपस्थित नहीं है आपके देश में, और भारत देश के कई ऐसे काम हैं जो एक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को संभालने हैं और वो दोनों देश में नहीं है। तो ऐसे में जो सीजेआई है यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो एक प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर सकता है। और प्रेसिडेंट की तो पोस्ट आप भी जानते हो कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से बड़ी पोस्ट होती है। तो इसी वजह से आप समझ लीजिए कि सीजेआई जो है एक बड़ी पोस्ट है प्राइम मिनिस्टर से। और सीजीआई बनने के लिए आपको करना क्या होता है, आप किसी भी कॉलेज में जाकर एक लॉ की डिग्री ले लीजिए, एलएलबी और एलएलएम की डिग्री ले लो, मास्टर और बैचलर की। और वो डिग्री लेने के बाद, वो दोनों डिग्रियों के बाद आप अगर किसी भी एक हाई कोर्ट के अंदर एक एडवोकेट बन जाएं, एक वकील बन जाएं और 5 से 10 साल अपना वहाँ पे काम सर्विस कर दें, और उसके बाद अगर आपका सर्विस अच्छा होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जज कुछ साल बने हुए रहकर आप डायरेक्ट सीजीआई बन जाते हैं। और सीजीआई के पास वो पावर होती है कि वो चाहे चाहे तो वो हर एक केस पर अपने हिसाब से ऑर्डर ले, अपना डिसीजन ले सकता है, जो भी उसको कौन संविधान उसको जो कह रहा है उसके हिसाब से। यानी कि सीजीआई एक ऐसा व्यक्ति है भारत देश में जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। देखिए ये 3 से 4 ही ऐसे लोग हैं जो भारत देश में ताकतवर हैं। एक तो प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट आता है, फिर प्राइम मिनिस्टर आता है, और इसी के साथ साथ चौथा आपका सीजीआई आता है। सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उसके बाद आपके भारत देश के राज्यों के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर वगैरह आते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि भारत देश में 4 व्यक्ति ज़्यादा ताकतवर होते हैं, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद आपका प्रधानमंत्री, और उसके बाद सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये 3 से 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो भारत देश में ज़्यादा ताकतवर हैं। ठीक है जी, मतलब इनके पास ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं उस देश के अंदर, पूरे देश भर में। तो मैंने ये सारी चीज़ आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार सीजीआई के बारे में एग्ज़ाम में भी पूछते हैं, और आपको सीजीआई के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है कि भाई ये सीजीआई नाम की जो पोस्ट है वो एक्चुअल में है क्या। तो वही सब इस वीडियो में मैं आपको बताने आया हूँ। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और साथ में वीडियो को शेयर करना है। कमेंट में बताना है वीडियो कैसा लग रहा है, और कमेंट के अंदर नए टॉपिकों को बताते हुए चलना है जिसको मैं आपके लिए अगली वीडियोस में लेता रहूं और आपके लिए वो सारी वीडियोस देता रहूं। ठीक है, आपके स्क्रीन पर विकिपीडिया द्वारा मैंने यही सारी जानकारी निकाली है। उसके साथ साथ डेक्कन हेराल्ड एक ऐसी वेबसाइट है जो कि 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रही है आपके सीजीआई के बारे में, तो वो भी मैं आपके सामने बताऊंगा। और उसके साथ साथ आपके सामने एक और वेबसाइट है जिसका नाम है SCOobserver.in। इसके द्वारा भी मैं आपको डॉक्टर DY चंद्रचूड जी के बारे में बताने वाला हूँ। ये एक वो व्यक्ति हैं जो सीजीआई पोस्ट पर अभी हैं भारत देश में। ऐसे ये अकेले नहीं हैं, बहुत से ऐसे लोग आए गए जो भारत देश के सीजीआई बने, उनमें से ही ये एक हैं। लेकिन हर कोई करंट सीजीआई के बारे में जानना चाहता है, इसी वजह से मैं आपके लिए इस वीडियो में ये जो सीजीआई वाली बात है वो लेकर आया हूँ। सीजीआई वाला टॉपिक आपके लिए स्पेशल इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो आप भी समझ गए हो। तो हम इस पूरे टॉपिक को यहाँ पर इस वीडियो के अंदर लेने वाले हैं। तो चलिए फिर हम इस टॉपिक को अच्छे से जानते हैं इस वीडियो के अंदर। SCO एक SCO ऑब्जर्वर वेबसाइट है, बहुत अच्छी वेबसाइट है। ये अलग अलग केसों के बारे में, हर केस पर कौन सा जज है उसके बारे में, केस को एनालाइज करने में और कोर्ट की सारी जानकारियां बताने में, ये सब बताने में बहुत सक्षम है, बहुत अच्छे से बता पाती है। तो आपके स्क्रीन पर है DY चंद्रचूड जी के बारे में सारा कुछ। 8 नवंबर 2022 को इन्होंने ऑफिस में ज्वाइन किया एज अ सीजीआई। सुप्रीम कोर्ट से सीजीआई बनने के तौर पर इन्होंने उस पोस्ट को लिया और इस साल के 10 नवंबर को ही रिटायर कर जाएंगे।
अब देखिए मैं आपको बता दूं, कोई भी जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो 64 से 65 साल की उम्र तक ही रह सकता है। मतलब कि उसको 65 एज तक होने तक रिटायर करना ही है, मतलब कि उसको रिटायर होना ही है 65 की उम्र तक। मतलब कि 65 उम्र के होने के बाद कोई भी व्यक्ति ना ही तो सुप्रीम कोर्ट का जज बना रह सकता, ना ही तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना रह सकता। देखिए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नाम का पोस्ट किसी व्यक्ति को मिल रहा है, वो सीजीआई के साथ साथ देश का सुप्रीम कोर्ट के जज में से एक होता है। मतलब वो सुप्रीम कोर्ट का जज भी है, साथ में सीजेआई भी है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज कोई ऐसे अरे गहरे जज नहीं होते, कोई छोटे मोटे कोर्ट के जज नहीं होते। वो जज होते हैं जो पहले हाई कोर्ट में काम करके गए हैं कम से कम 5 से 10 साल, फिर सुप्रीम कोर्ट में 4-5 साल काम कर चुके हैं, और इसके अलावा उन लोगों ने अपना एलएलबी और एलएलएम जैसी चीज़ें भी करी हुई होती हैं। उसके बाद ही वो हाई कोर्ट पहुंचते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में काम करते करते वो लोग एक उनमें से कोई एक व्यक्ति सीजेआई बनाया जाता है। और वो सीजेआई उसको बनाते हैं जिसका वर्क परफॉर्मेंस अच्छा होता है, जिसने काफ़ी अच्छे खासे उसने रिस्पॉन्स दिए होते हैं अपने प्रीवियस केसेस में। तो उस हिसाब से डीवाई चंद्रचूड़ नाम के व्यक्ति को बनाया गया सीजेआई। इनको इस साल के 10 नवंबर को रिटायर किया जाएगा, मतलब इनके 65 साल पूरे हो जाएंगे, और इनको अब अपना जज की पोस्ट से और सीजीआई की पोस्ट से रिटायर होना है। कई बार आप देखते होंगे जब कोई किसी ऐसा कोई धांधली हो जाती है देश में, कोई पेपर लीक हो गया या कोई मनी स्कैम हो गया, कोई बड़ा धोखाधड़ी हो गया, ठीक है, किसी कोई लूट हो गई, कुछ ऐसा केस हो जाता है, तो ऐसे में ज़्यादातर क्या किया जाता है, जो जज रिटायर हो जाता है सुप्रीम कोर्ट का, उसको केस दिया जाता है, या उसको कहा जाता है कि आप इसके हेड हो, आपके अंडर ये सारी इन्वेस्टिगेशन होगी, आपके अंडर सारी जांच पड़ताल होगी। कई बार आपने देखा होगा, अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि आपका जो नीट का पेपर लीक हुआ था, नीट अंडर ग्रेजुएट पेपर लीक हुआ था, एक मेडिकल का पेपर है। भारत देश से सभी लोग उस पेपर को निकाल के पूरे भारत देश के एम्स के अंदर जाते हैं पढ़ाने के लिए। एम्स के अंदर डॉक्टर बनने के लिए वो एक एग्ज़ाम होता है नीट यूजी का, उसको लीक कर दिया गया था काफ़ी लोगों द्वारा, जो कि भारत के बिहार से, महाराष्ट्र, गुजरात साइड से लोग के लिंक मिले थे जो इसको लीक कर रहे थे। तो इसमें क्या था, जो सरकार थी उसको एक यहाँ पर कमेटी बनानी थी, मतलब कि सरकार को इन्वेस्टिगेशन करनी थी इसके ऊपर। तो सरकार ने अपनी तरफ से यहाँ पर सीबीआई, क्राइम ब्रांच ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई आप नाम सुना होगा, सीबीआई, ठीक है, उसको सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ पर डाला गया। उसको कह दिया कि भाई सीबीआई इसके अंदर इन्वेस्टिगेट करेगा इस पूरे मामले को। आपको पता है ये बात। कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे यहाँ पर जो जितने भी केसेस होते हैं, जितने भी मान लीजिए ऐसे बड़े बड़े स्कैम हो गए, बड़े बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, धांधली धोखाधड़ी हो गई देश में, तो ऐसे में जो भी जज भारत देश के सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो चुका है, उसको उसको कहा जाता है कि आप इसके हेड रहोगे और आपके अंडर लोग जांचेंगे, पड़ताल करेंगे। तो उसके चक्कर से भी रिटायर्ड जज को केसेस मिलते हैं, मतलब रिटायर हुए जज को भी केस मिलते हैं। ऐसा नहीं होता कि केस नहीं मिलते उसको, मतलब कि रिटायर हो गया तो बस हो गया, नहीं, उसको भी केस दिए जाते हैं। जैसे कि आप देखोगे अभी 2024 के बाद डीवाई चंद्रचूड़ को भी यहाँ पर काफ़ी ऐसे केसेस मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, जो कि रिटायर होने के बाद मिलेंगे। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि आप उसके बाद ना ही तो सीजीआई पोस्ट पर रहते हो, ना ही आप एक सुप्रीम कोर्ट के जज के पोस्ट पर रहोगे, आप एक रिटायर्ड जज कहलाओगे। ठीक है, अब मैं इसको प्रीवियसली बता देता हूँ, आप सुनेंगे अगर ध्यान से तो आप सुनिए। सिटिंग जज रह चुके हैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 2016 की 13 मई से लेकर 7 नवंबर 2022 तक इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जज की पोस्ट संभाली है, यानी 5 साल ये सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं। और ये साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट है दोस्तों एक इलाहाबाद में, भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर एक इलाहाबाद जगह है, वहाँ पर एक हाई कोर्ट है। उसका जो चीफ जस्टिस था वो यही व्यक्ति था, और यही व्यक्ति आप सोचिए कि पहले ये चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में थे, और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में 5 साल जज रहे, और अब ये सुप्रीम कोर्ट से ही सीजेआई बन गए। और आपको बता दूं दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट से पहले परमानेंट जज रह चुके हैं ये मुंबई हाई कोर्ट के।
भारत देश के महाराष्ट्र के मुंबई में एक हाई कोर्ट है, वहाँ पर 2000 से लेके 2013 तक परमानेंट जज रहे हैं। सीनियर एडवोकेट रहे मुंबई हाई कोर्ट में 1998 से 2000 तक। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल फॉर यूनियन ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं 2000 ईयर के अंदर मार्च में। ठीक है, देखिए आप पढ़ सकते हो सॉलिसिटर, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होता है फॉर यूनियन ऑफ इंडिया के लिए, पूरे देश भर के लिए। इनकी उम्र जो है वो 64 है। इन्होंने ट्रैक्ड केसेस में आपको बता दूं, ट्रैक्ड केसेस अभी तक 67 केसेस इनके द्वारा हुए हैं अभी तक, क्योंकि एक्चुअल में तो ये जज हैं और ये एक समय पर वकील भी थे, सीनियर वकील रहे हैं हाई कोर्ट मुंबई में, और अब तो ये जज बन चुके हैं। और जज की भी ऊपर वाली पोस्ट सीजेआई की है। भारत देश के सबसे बड़े जजों में इनका नाम है, सबसे बड़ी पोस्ट इनकी ही है, और 67 केस ट्रैकल कर चुके हैं अभी तक। और एजुकेशन की बात करूँ तो इन्होंने पढ़ाई करी है डॉक्टर ऑफ जूरिडिकल साइंसेस पढ़ी है इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भारत देश में नहीं है, वो दूसरे देश में है। सेम इन्होंने एलएलएम और एलएलबी भी पढ़ी। इन्होंने अपनी बैचलर की लॉ की डिग्री, लॉ इन बैचलर इन्होंने करा दिल्ली यूनिवर्सिटी से। फिर इन्होंने अपनी मास्टर की डिग्री करी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, जो कि यहाँ नहीं है, जो कि दूसरे देश में है। इन्होंने ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स भी करा, जो कि इन्होंने एसटी स्टेफेंस कॉलेज दिल्ली से किया। स्कूलिंग इनका आप देख सकते हो, इन्होंने स्कूलिंग जो करी, इन्होंने अपना स्कूल जो पढ़ा है वो इन्होंने एसटी कोलम्बास से किया है। दिल्ली के अंदर स्कूल पढ़ लिया एसटी कोलम्बास, फिर एसटी स्टेफेंस कॉलेज दिल्ली से ही ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स कर ली। उसके बाद एलएलबी का कोर्स बैचलर का दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। फिर मास्टर के लिए लॉ करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। फिर डॉक्टर ऑफ जुडिकल साइंसेस करी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाके, ये पढ़ाई है इनकी। और उसके बाद ये बने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल फॉर यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1998 में बने। फिर सीनियर एडवोकेट बने मुंबई हाई कोर्ट के। उसके बाद परमानेंट जज बन गए मुंबई हाई कोर्ट में, जो कि 2013 तक, यानी 13 साल तक ये जज रहे थे मुंबई हाई कोर्ट में। और उसके बाद चीफ जस्टिस बनाया गया इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट का। और उसके बाद ये एक सिटिंग जज रहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 5 साल के लिए। और उसके बाद 2022 में इनको बनाया गया सीजेआई, जो कि 2024 में रिटायर होंगे इस पोस्ट से। तो आप इनका अगर पूरा वर्क पीरियड देखते हो तो आपको एक चीज़ इसके अंदर ये समझ आएगी, वो मैं बताता हूँ। ये है कि इन्होंने 1998 से अपनी जॉब शुरू करी थी, और 1998 से आप देख सकते हो ये सीजेआई बने कब जाके 2022 में, यानी करीब करीब इनको लग गए 20 से 24 साल लग गए एक सीजीआई बनने में। अब अगर जनरली बात करूँ तो एक सामान्य व्यक्ति अगर अपने पढ़ाई को पूरा कर ले और उसके बाद एक वकील बन जाए, तो उसको वकील बनने के बाद तकरीबन 10 से 15 साल आराम से लग जाते हैं ये भारत देश के अंदर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने में। क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक वकील का एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है, खासकर एक हाई कोर्ट के अंदर वकील बना हुआ होना चाहिए और कुछ सालों का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, और सुप्रीम कोर्ट के जज के एक्सपीरियंस करने के बाद वो सीजेआई बन सकता है। सीजेआई एक बहुत ताकतवर व्यक्ति होता है भारत देश में, बहुत सारे केस उसी के अंडर चलते हैं, सारे ऑलमोस्ट सारे केस, ये आप समझ गए होंगे। अब इनकी प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हो आप, तो मैं बता देता हूँ। इनका पूरा नाम है चीफ जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। इनका जन्म हुआ 1959, यानी कि 1959 में बर्थ हुआ है। आप सोचिए, ये व्यक्ति को सीजीआई पोस्ट पर आने में भी 60 साल प्लस हो गए। मतलब ये व्यक्ति 60 साल से भी ऊपर होने के बाद भारत देश का सीजीआई बन पाया। हालांकि इस व्यक्ति के स्ट्रगल को आप देखोगे तो आपको पता लगेगा, ये इलाहाबाद, फिर मुंबई हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, और फिर जाके वहाँ पर सीजेआई। इनके फादर की बात करूँ तो उनका नाम है वाई वाई वी चंद्रचूड़ वाज 16th सीजेआई ऑफ इंडिया।
हिज मदर, अब देखो एक चीज और बता दो, हिज मदर प्रभा चंद्रचूड वाज अ सिंगर फॉर द ऑल इंडिया रेडियो। CGI DY चंद्रचूड ग्रेजुएट कर चुके हैं, ये सब तो मैंने बता दिया कहाँ से इन्होंने अपनी डिग्री ली है, वो सब चीज़ें आप जान चुके हो, तो ये सब आप पढ़ सकते हो। ही कंपाउंडेड हिज लीगल एजुकेशन विद एन LLM फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कर लिया था 1983 में, आफ्टर ऑब्टेनिंग द INLUX scholarship and received the Joseph H. Bill Prize for securing the highest marks in the conflict of law. Of course, उन्होंने स्टे किया हार्वर्ड में 1986 तक टू कंप्लीट हिज डॉक्टरेट इन जुडिकल sciences. On completing his studies, he enrolled as an advocate with the Bar Council of Maharashtra. मतलब महाराष्ट्र राज्य की बार काउंसिल के साथ इन्होंने एनरोल किया और वहाँ पर एक वकील एडवोकेट बने थे। और कैरियर एज एडवोकेट मैंने आपको बताया, इन्होंने कितने साल एक वकील के तौर पर मुंबई हाई कोर्ट के अंदर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक काम किया, और उसके बाद ये जज भी बने। ये जज बने मुंबई हाई कोर्ट के अंदर, एक जज बनाया गया इनको, उसके परमानेंट जज थे ये, ठीक है। और उसके बाद ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी गए थे, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट के ये चीफ जस्टिस रहे हैं। और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट के जज बने, और सुप्रीम कोर्ट के जज ये 6 साल रहे, और उसके बाद ये फाइनली भारत देश के CGI बन गए। टेनवर आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट का नंबर्स के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके का रहा है। तो रोट अभी तक CGI जो आपके चंद्रचूड़ हैं, उन्होंने अब तक लगभग 600 से ज़्यादा फैसले किए हैं, 600 से ज़्यादा जजमेंट्स की हैं इस व्यक्ति ने आज तक। कोई सोच सकता है एक जज बन जाए और इतने सारे फैसले आज तक किए हों, तो सोचिए नंबर ऑफ जजमेंट अभी तक जो CGI ने की है, CGI आपके DY चंद्रचूड़ ने, वो मैं आपको बता देता हूँ कितनी की है अभी तक। आप देख सकते हो तो लिखा हुआ है 500, 500 आप देख सकते हो, लगभग ये 600 के करीब है, ठीक है। जजमेंट एंड वाज अ पार्ट ऑफ, और ये 1,200 1,211 बेंच के पार्ट रहे हैं। बेंच क्या होता है? बेंच होता है आपके 4 से 5 जज होते हैं कोर्ट के, उनके द्वारा मिलकर फिर एक को केस चलाया जाता है, उसको बेंच कहा जाता है। जैसे कि जजों की बेंच होती है, आप जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट में आज भी 4 से 5 जज मिलके एक बेंच उसको कहा जाता है, या तो 5 जजों की होती है या फिर 7 जजों की, उसको एक बेंच कहा जाता है। तो ये अभी तक 1,210 बेंच के पार्ट रहे हैं, यानी उन बेंच में जज रहे हैं। अमोंग सिटिंग, जब तक आप बात करें अमोंग सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस में, तो इनका जो है हैज़ रिटन द मोस्ट नंबर ऑफ जजमेंट, ज़्यादातर इन्होंने ही फैसले लिए हैं। नंबर ऑफ जजमेंट मैं आपको दिखा दूँ कैसे कैसे रही हैं। तो 2024 में 17 जजमेंट इनके द्वारा हुई है। अगर मैं डायरेक्ट 2016 की बात करूं, तो 2016 में इनके द्वारा 28 जजमेंट हुई हैं, मतलब फैसले हुए हैं। 2017 में 32, 2018 में 74, 2019 में 126 फैसले किए, और 2020 में इन्होंने 65 फैसले किए हैं, 2021 में 106 फैसले, और इसी के साथ 2022 में 95 फैसले इस व्यक्ति द्वारा हुए हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये सारे जजमेंट हैं इनके द्वारा, ठीक है। अब इनकी जो जजमेंट थे हुई हैं, उसमें मैं आपको बता देता हूँ। जजमेंट आर इन सर्विस 125, क्रिमिनल केसेस से जुड़े हुए फैसले इन्होंने आज तक लिए हैं 116। मतलब भारत देश के बहुत बड़े बड़े जो क्राइम वाले केस होते हैं, उन पे 116 केस के फैसले इन्होंने आज तक लिए हैं। हिज मोस्ट इम्पैक्टफुल जजमेंट वर रिटन इन केसेस डीलिंग विद कॉन्स्टिट्यूशन इशूज, जो संविधान से जुड़े हुए इशू आते हैं। कई बार सरकार अपनी मनमानी कर देती है बहुत सी चीज़ों को लेके, सरकार के लोग अपनी मनमानी से कुछ भी कर देते हैं कई बार, और लॉ को फॉलो नहीं करते, संविधान को फॉलो नहीं करते हैं। तो ऐसे में वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है सुप्रीम कोर्ट के जजों की। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के जज DY चंद्रचूड़ ने लगभग 70 ऐसे फैसले लिए हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर लिए गए कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से जुड़े हुए इशू को लेकर, संविधान से जुड़े हुए परेशानी हो रही थी, संविधान से जुड़ी हुई दिक्कतें थी, उनसे जुड़े हुए केसों को। जैसे कि आपको पता है भारत देश में अभी कुछ महीने पहले ही इलेक्टोरल बॉन्ड नाम का एक वो चल रहा था कि आप
चंदा देते थे पॉलिटिकल पार्टियों को डोनेशन टाइप में, और उससे वो अपना इलेक्शन का खर्चा करती थी और इलेक्शन लड़ती थी। ठीक है, और वो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो स्कीम था वो भारत देश की बीजेपी गवर्नमेंट लाई थी 2018 में। लेकिन इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में फैसला करके इस साल जजों ने इसको कैंसिल कर दिया, हटा दिया। क्योंकि क्यों हटाया? क्योंकि उस स्कीम में ये था कि आप किस पार्टी को कितना पैसा कौन दे रहा है, कितना चंदा दे रहा है उसको खर्चा करने के लिए इलेक्शन पे, वो आप किसी को नहीं बताओगे। सोचिए, आप पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो इलेक्शन लड़ रही हैं, कोई कंपनी वाला व्यक्ति है वो अपना काला धन छुपाना चाहता है या क्या करना चाहता है, वो अपना कुछ रुपए दे देता है राजनीति पार्टियों को, जिससे कि वो इलेक्शन लड़ सकें, इलेक्शन का खर्चा कर सकें। और वो पॉलिटिकल पार्टी वाले और साथ में जो लोग उस पार्टी को चंदा दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, ये दोनों ही किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं बताएंगे इस बात को, मतलब कि उस जनता को नहीं बताएंगे जिस जनता का पैसा का यूज़ किया जा रहा है। बेसिकली जिस जनता के लिए वो पैसा लिया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टियों को, उन जनता को ही, उन लोगों को ही नहीं बताया जाएगा कि आपकी हमने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है। ये हम इसको बिल्कुल एक प्राइवेट रखेंगे। तो ये कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर DY चंद्रचूड़ ने ये साफ कह दिया था कि भाई ये क्लियर है यहाँ पर कि ये बिल्कुल एक इलीगल है, ये एक आप अच्छे से नहीं कर रहे हो इस चीज़ को। क्योंकि इसमें आप एक तो ये सब चीज़ें कर भी रहे हो तो इसमें आप किसी को कुछ बता नहीं रहे हो, आप बिल्कुल एक प्राइवेट तरीके से कर रहे हो, तो इस चक्कर में इसको हटाया। तो इस तरीके के केस जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से जुड़े हुए होते हैं। तो संविधान से जुड़े हुए लगभग 70 केसों पर फैसला लिया आज तक डॉक्टर सॉरी यहाँ पर आपके जज DY चंद्रचूड़ ने, जो कि स्पेशली एक CJI पोस्ट पर अभी हैं। अब सब्जेक्ट मैटर ऑफ जजमेंट मैं आपको बता देता हूँ। कंज्यूमर से जुड़े हुए 50 केसों पर जजमेंट करी, फैसले लिए। संविधान से जुड़े हुए 70 पर, सिविल से जुड़े हुए 70 से 75, क्राइम से जुड़े हुए 116 केस पर फैसले लिए आज तक। इस तरीके से आप ये सारी चीज़ रीड कर सकते हो। नोटेबल जजमेंट आप देख सकते हो, जैसे कि आपको पता है अभिराम सिंह और CD कॉमन कोमाकेन 2017 में द मेजॉरिटी इन द 7 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड एट दैट इलेक्टोरल कैंडिडेट्स कैन नॉट सिक वोट्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस। जस्टिस चंद्रचूड़ डिलीवर द dissenting opinion in the case. He differentiated between blanket communal appeals and grievance based communal appeals to rule that only the former is prohibited under the Representation of People Act 1951 का। और अगस्त 2017 में 9 लोगों का एक बैठा था जज का बेंच सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहां पर यह हुआ था, उन्होंने अनएनिमसली affirmed that the Constitution of India guarantees a fundamental right to privacy। मतलब कि आपको भारत का संविधान एक गारंटी देता है कि आपकी प्राइवेसी का आपके पास एक फंडामेंटल राइट है। जस्टिस चंद्रचूड़ ऑथर द मेजॉरिटी डिसीजन इन जस्टिस KS पुत्ता स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पीकिंग फॉर हिमसेल्फ एंड केहर J, RK Agarwal J और Abdul Nazir J। He recognized the right to privacy and dignity as an intrinsic part of the right to life। तो CJI Chandrachud wrote a concurring opinion in Safin Jahan वर्सेस अशोकन KM 2018 में। एक और केस था upholding Hadia's choice of religious and marriage partner। तो हादिया had converted to Islam and married the petitioner Safin Jahan, at which point her parents alleged that she had been brainwashed। Justice Chandrachud reiterated that an adult's right to make decisions in marriage or religious fall within her zone of privacy। यहाँ पर हुआ दोस्तों ऐसा था कि यहाँ पर साफिन जहान नाम का एक व्यक्ति था, उसके और अशोकन KM, इन दोनों के बीच में एक केस था। उस केस में ये था कि कोई हादिया नाम की एक महिला थी, ठीक है। तो हादिया की चॉइस ऑफ रिलीजन, मतलब कि वो उसकी मर्जी है कि वो किस धर्म के व्यक्ति के साथ शादी करे।
मैरिज पार्टनर। तो हादिया हैड कन्वर्टेड, तो यहाँ पर बताया ये गया कि हादिया हैड कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड मैरिड द पिटिशनर साफिन जहान। मतलब बताया ये गया कि हादिया का जो है उसको कन्वर्ट कर दिया, हादिया को इस्लाम में बदल दिया और उससे शादी कर ली साफिन जहान ने। तो एट विच हर पॉइंट हर पेरेंट्स, तो उसके जो माता पिता थे उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया था कि हादिया का जो है ब्रेन वॉश किया गया है, दिमाग को धो दिया है, दिमाग को सारा गुमराह कर दिया गया है। तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने इसको रीआइटरेट किया और बताया कि एक एडल्ट होने के नाते वो व्यक्ति जो 18 प्लस हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, उसके पास वो सारा अधिकार है कि वो अपनी शादी को लेकर सारे फैसले ले। अगर उसका मन कर रहा है किसी दूसरे धर्म के साथ, अगर उसके दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ भी शादी करने का मन कर रहा है तो वो भी वो खुद से कर सकता है। ये सीजीआई ने इस पर फैसला लिया था, वो भी अपनी खुद की प्राथमिकता देते हुए ये चीज़ इसके अंदर आई थी। इसके ऊपर अलग से जस्टिस चंद्रचूड़ ने डिसमिस्ड कर दिया था द डिमांड ऑफ एन इंक्वायरी इनटू द सर्कमस्टांसेस ऑफ जज लोयाज डेथ इन तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो जज लोया हवाज हियरिंग द सोहराबुद्दीन फेक एनकाउंटर केस। ठीक है जी, तो ये आप सारा पढ़ सकते हो। तो कौन कौन से केस इन्होंने अब तक लड़े हैं, मतलब लड़े क्या है, बेसिकली फैसला इन्होंने ही दिया है इन केसों पर। तो जैसे कि एक केस आप लोगों का था भारत सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में एक केस था, जो कि ये था 2018 में, जिसमें ये था कि जो चंद्रचूड़ थे हेल्ड दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर इज नॉट द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ दिल्ली। मतलब कि चंद्रचूड़ ने ये कहा था 2018 में कि भाई भारत देश के दिल्ली का जो एलजी है वो एक हेड व्यक्ति नहीं है दिल्ली का। ये उन्होंने कहा सिंस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ द एग्जीक्यूटिव इट मस्ट बी लेड बाय द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर आपका जो डेमो लोकतंत्र जो है उसका जो मेन फीचर है, मेन लोग जो लोकतंत्र के प्रेजेंट करने वाले होंगे दिल्ली के, वो दिल्ली के सीएम और वहाँ के मिनिस्टर होंगे। ही हेल्ड दैट द एलजी इज बाउंड बाय सीएम bound by the CM's advice and has no independent power under the constitution। उन्होंने ये भी कहा कि जो LG है is bound by the CM advice and has no इंडिपेंडेंट पावर अंडर, और उन्होंने ये भी कहा कि एलजी के पास कोई भी आज़ादी की तरीके से कोई शक्तियाँ नहीं है संविधान में। मतलब एलजी अगर कोई भी फैसला ले दिल्ली के लिए कोई फैसला एलजी को लेना हो तो वो उसके लिए आज़ाद नहीं है, उसको बंधना पड़ेगा चीफ मिनिस्टर की सेम एडवाइस लेने के लिए। मतलब कि अगर आप बात करो तो अगर दिल्ली के जो एलजी हैं उनको अरविंद केजरीवाल से परमिशन लेनी पड़ेगी कुछ भी करने से पहले, और वो कुछ भी करने के लिए आज़ाद नहीं है, उनके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो आज़ाद हो जाएं, कुछ भी कर सके संविधान से जुड़ी हुई चीज़ें ऐसा नहीं कर सकते। ये भी आपके डीवाई चंद्रचूड़ ने इसमें कहा था। ठीक है, तो ये एक अलग केस था। रोमिला थापर और यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रोमिला थापर के बीच में भी एक केस था, वो केस को भी उसके लिए भी जजमेंट इन्होंने ही दी थी। तो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे केस हैं, आप लिस्ट देख सकते हो आपके सामने चल रही है। अगर मैं बात करूँ जजमेंट की तो अभी तक देखिए, अभी तक यहाँ पर पेंडिंग केस इनके पड़े हुए हैं, 40 ऐसे केस हैं जो अभी चल रहे हैं पेंडिंग, मतलब कि इनको उन पर फैसला देना है। और अभी तक और 30 केस पर इनका फैसला इन्होंने दे दिया है। आप कहोगे कि आपने तो अभी हमें कहा कि इन्होंने आज तक लगभग 600 केस पर फैसला दिया है, तो ये आप सिर्फ 30 केस कैसे बोल रहे हो? तो आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर मैंने क्या बोला था। देखिए थोड़ा सा आप इसमें नीचे आ जाते हैं तो आपको दिखेगा यहाँ पर इन्होंने अभी तक 600 जजमेंट लिखी हैं। आप ध्यान से पढ़िए, 600 जजमेंट करी नहीं, 600 जजमेंट लिखी हैं। और आज तक ये 1211 जजों की बेंच में एक जज रह चुके हैं। ठीक है, मतलब कि 1200 जज बार बार बैठे थे, मतलब 1200 जज की बेंच, एक एक बेंच में 5 से 7 जज होते हैं। तो 1200 जजों की बेंच, 1200 बेंचों के अंदर ये भी जज रहे हैं, ये आप सोच सकते हो। और दूसरा, इन्होंने आज तक 600 जजमेंट लिखे हैं, ध्यान से सुनिए, इन्होंने लिखे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अभी तक इन्होंने खुद से जो फैसले लिए हैं ऑफिशियली वो टोटल 29 है, जिस और पेंडिंग अभी तक 40 चल रहे हैं।
मैं आपको बता देता हूँ, वैलिडिटी ऑफ ऑटोमेटिक वैकेशन ऑफ स्टे ऑर्डर, इन्होंने उसके ऊपर जजमेंट दिया था। किसी को पढ़ना हो तो आप इसको क्लिक करके पढ़ लेना। इन्होंने उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद के बीच में चल रहा था ये। सेम वैलिडिटी ऑफ स्टैम्प्ड एब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट था। चैलेंजेस टू द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, ग्रुप ऑफ कंपनीज डॉक्ट राइन इन एब आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, ये एक केस था। प्लाजा फॉर मैरिज इक्वालिटी के ऊपर एक केस था, जो कि सुप्रिया चक्रवर्ती और यहाँ पर इसके साथ साथ यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में था ये केस। राइट्स ऑफ पर्सनल ग्वारंटर्स इन इनसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, ये अनिल दिलराज लाल अंबानी और यूनियन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में था। इसके साथ साथ डिसक्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट महाराष्ट्र एमएलएस, ठीक है जी, डिसक्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट महाराष्ट्र के एमएलए के खिलाफ। तो इसके अंदर आप देखोगे तो सुभाष देसाई प्रिंस और वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र राज्य का जो गवर्नर था एलजी, ठीक है, उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सुभाष देसाई, इन दोनों के बीच में एक केस था। इसके ऊपर भी फैसला आपके डीवाई चंद्रचूड़ ने लिया था। सेम रिवाइजिंग फी स्केल फॉर एर्बिट्रेटर, इसके ऊपर आप केस देखोगे तो उसमें भी आप देख सकते हो किसके बीच में था और फैसला डीवाई चंद्रचूड़ ने लिया था। इस तरीके से आप देख सकते हो पेंडिंग केस कौन कौन से चल रहे हैं अभी डीवाई चंद्रचूड़ जी के। काफ़ी ऐसे केस हैं जो पेंडिंग चल रहे हैं, जैसे कि स्टेट्स पावर टू रेगुलेट इंडस्ट्रियल अल्कोहल, मतलब कि राज्य के पास शक्ति होनी चाहिए कि जो भी इंडस्ट्रियल अल्कोहल है उसको वही रेगुलेट करे। इसके ऊपर केस चल रहा है जिसमें आपका ललता प्रसाद वैस और भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के बीच में चल रहा है। और नेचर ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का नेचर कैसा हो, उसके लिए केस चल रहा है स्टेट महाराष्ट्र और प्रॉपर्टी ओनर एसोसिएशन के बीच में। और चैलेंज टू द आईटी रूल्स 2023 के को चैलेंज करा जा रहा है, जो कि भारत सरकार और कुणाल कामरा उसको चैलेंज कर रहे हैं। आपने नाम जाना है तो सुना है तो पता होना चाहिए। भारत सरकार और कुणाल कामरा, ये दोनों के बीच में ये केस चल रहा है। इसमें ये है कि ये लोग 2023 का जो आईटी रूल आए हैं उसको लेकर चैलेंज किया है इन्होंने, मतलब कि चैलेंज किया गया है आईटी रूल को 2023 वाले को, जो कि भारत सरकार और कुणाल कामरा इन दोनों के बीच में ये केस चल रहा है। इसको लेकर भी सुनवाई, इसको लेकर जो फैसला है वो डीवाई चंद्रचूड़ को करना है। सेम इसी तरीके से नेचर ऑफ रॉयल्टी पेड बाय माइन लीज होल्डर, इसमें भी आप देख सकते हो किसके बेस में बीच में केस चल रहा है। ये सारे अभी पेंडिंग पड़े हैं, मतलब कि ये सारे अभी इनका फैसला डीवाई चंद्रचूड़ जी को ही निकालना है। तो इस तरीके से आप समझ चुके हैं। तो ये हमने बता दिया SCO, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर नाम की वेबसाइट द्वारा अच्छे से बताया गया है डीवाई चंद्रचूड़ जी का पूरा प्रोफाइल। अब मैं आपको सेम विकीपीडिया से भी बता देता हूँ। इनका जन्म 11 नवंबर 1959 में हुआ। ये भारत देश के 50वें और अभी करेंट CJI हैं। ये 2024 के नवंबर में रिटायर हो रहे हैं इस साल, और अब कोई दूसरा व्यक्ति होगा जो सेम पोस्ट पर आएगा इसी साल के नवंबर दिसंबर तक, ठीक है, ये आपको समझ आया। और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2013 से 16 तक काम कर चुके हैं एज एन, वहाँ पर इन्होंने काम किया था। फिर मुंबई हाई कोर्ट में वकील जज के तौर पर काम किया है, 13 साल जज रहे हैं वहाँ पर मुंबई के हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट होता है एक बड़ा कोर्ट होता है, और मुंबई का हाई कोर्ट तो वैसे ही बड़ा कोर्ट है। इनकी अर्ली लाइफ और पढ़ाई आप पढ़ सकते हो, मैंने आपको बताई। आप राइट साइड में इनकी फ़ोटो देख पा रहे हैं, ये है धनंजय वाई चंद्रचूड़, ये व्यक्ति हैं, इनकी 64 उम्र है। और आप यहाँ से सारा कुछ पढ़ सकते हो इनके बारे में, ठीक है जी। इनको नॉमिनेट किसने किया था इस पोस्ट के लिए, तो TS ठाकुर ने नॉमिनेट किया था इस पोस्ट के लिए। और अपॉइंट किया गया प्रणब मुखर्जी ने इनको अपॉइंट किया था इस पोस्ट पर। और CJI, ये इलाहाबाद के CJI रह चुके हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फ़ोटो आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पर। और
इनको एक चीज़ और बता दूं, जब ये यहाँ पर गए थे 2013 से 2016 तक के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए सीजीआई बनने के लिए, तो तब इनको पी साथा शिवम ने नॉमिनेट किया था और प्रणब मुखर्जी ने इनको अपॉइंट किया था इस पोस्ट के लिए। और इसी तरीके से जब ये यहाँ पर मुंबई हाई कोर्ट के जज रहे थे 2013 तक, तो उस समय पर भी मैं आपको बता दूं, आदर्श सेन आनंद ने इनको नॉमिनेट किया था और अपॉइंट किया था के आर नारायणन। ठीक है, के आर नारायणन ने इनको अपॉइंट कर लिया था इस पोस्ट पर। सेम उसी तरीके से आप पूछोगे सीजीआई पोस्ट पर इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया। और इस तरीके से सारे बातें लिखी हुई हैं। आप इनके पढ़ाई को लेकर अगर जानना चाहते हो तो मैंने बता दिया, इनका स्कूल और कॉलेज दोनों ही दिल्ली में हुआ है। ये अपने मास्टर कोर्स के लिए चले गए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो दूसरे देश में है। ठीक है, और फिर इन्होंने मास्टर के बाद इन्होंने डॉक्टरेट यानी कि पीएचडी कोर्स भी किया है और पीएचडी कोर्स भी इन्होंने वहीं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वहीं से किया। और उसके बाद ये डायरेक्ट भारत देश के महाराष्ट्र में आते हैं, मुंबई में आते हैं, फिर मुंबई से इलाहाबाद जाते हैं, फिर इलाहाबाद से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से अब फिर ये सीजीआई बन जाते हैं और अभी इनका पोस्ट सीजीआई का है। ठीक है, अब इनका करियर से जुड़ा हुआ आप सारा पॉइंट रीड कर सकते हैं अगर चाहें तो ये सारे पॉइंट आपके लिए दे रखे हैं। नोटेबल जजमेंट, इन्होंने अब तक कौन कौन सा जजमेंट दिया है वो आप देख सकते हो। ये सारी चीज़ें आप इनके बारे में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपको वीडियो के नीचे दी है। पर्सनल लिबर्टी आप इनका पढ़ना चाहो पढ़िए। जेंडर जस्टिस आप सबारी माला और यहाँ पर एडल्टेरी, ये आप केसेस के बारे में भी पढ़ सकते हो जिसके ऊपर इन्होंने आज तक फैसले दिए हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा इसी के अंदर। ये सारे इनके जजमेंट है, इन्होंने किस किस चीज़ के ऊपर फैसले दिए हैं आप देख सकते हो। इन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट और भारत देश की सरकार के बीच में भी चल रहे केसों पर फैसले दिए हैं आज तक। और नोटेबल डिसेंट्स आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारे तो वो हैं जो फैसले इन्होंने लिए। नोटेबल डिसेंट आप पढ़ सकते हो। डिसेंट क्या होता है, जैसे कि हैज़ डिसेंटेड इन वेरियस नोटेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, मतलब कि ही हैज़ बीन called the judge who is not afraid to dissent. He dissent have drawn the attention of the academia and media at one article note that. तो जस्टिस सुब्बा राव was a libertarian keen on stabilizing individual rights. He stood up to Indira Gandhi's impulses. Justice Chandrachud too has a libertarian interpretation of constitutional right. He has shown he is not afraid to dissent. तो आप देख सकते हो ये सारे पॉइंट नोटेबल डिसेंट रहे थे इनकी तरफ से। मैं आपको इसका मतलब क्लियर बता देता हूँ कि यहाँ पर नोटेबल डिसेंट क्या क्या इनकी तरफ से रहे हैं। तो मैं आपको एक बार यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ये भी दिखा देता हूँ। नोटेबल डिसेंट वाली बात जो मैंने आपको बताई वो भी मैं इसमें क्लियर कर देता हूँ। नोटेबल डिसेंट होता है दोस्तों, इनके द्वारा मतभेद रहे। मतभेद मतलब कि इनके द्वारा सहमति नहीं रही है उन चीज़ों पर। ऐसी भी बहुत सी चीज़ें रही है, जैसे कि आधार कार्ड एक बायोमेट्रिक प्रोजेक्ट था। भारत देश में लाया गया एक प्रोजेक्ट था आधार कार्ड, कि सब लोगों का भारत देश में एक आधार कार्ड नाम से एक आईडी प्रूफ बनेगा। उसको लेकर भी सरकार के और इनके बीच में एक मतभेद रहा था। मैं आपको बता दूं, पुत्ता स्वामी और भारत सरकार के बीच में इसको लेकर एक इशू रहा था। तो उस समय पर आपका जो डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं, उनको भी इसको लेकर मतभेद था, इस चीज़ आधार कार्ड से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर। ठीक है, मनी बिल को लेकर भी इनके बीच में मतभेद रहा है। और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो मतभेद को ही आप डिसेंट कहते हैं। मैं वही सोच रहा था, डिसेंट मीन्स ये होगा कि वो उससे एग्री नहीं है और मतभेद टाइप कुछ इसके अंदर है। ठीक है, तो नोटेबल स्पीचेस वगैरह आप देख सकते हो, इनके द्वारा बहुत से स्पीच वगैरह आप देख सकते हो। आप देखना चाहते हो तो जैसे मैं आपको बता दूं, 2018 को इन्होंने एक स्पीच दिया था जो कि इन्होंने रूल ऑफ लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी पे दिया था, जो कि इन्होंने दिया था दिल्ली के अंदर आके। दिल्ली में 19वीं एनुअल बोथराज सौ सोन है सोहने मेमोरियल में जाकर दिया।
फिर अगला इनका 2018 के दिसंबर में लॉ एंड स्टोरी टेलिंग के ऊपर एक स्पीच था, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इम्पोर्टेंट है उसको लेकर इन्होंने मुंबई के हाई कोर्ट में एक स्पीच दिया था। फिर इन्होंने दिल्ली के अंदर जाकर एनुअल नानी पालकी वाला लेक्चर जगह पर जाके एक लेक्चर दिया था, 2019 के मार्च में एक स्पीच दिया था। और इसी तरीके से इन्होंने यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स सोसाइटी में जाकर एडिंग नुआंस टू ह्यूमन राइट्स डिस्कोर्स 2019 के दिसंबर में जाके वहाँ पर भी स्पीच दिया। ILS पुणे में जाकर एक स्पीच दिया। फिर इन्होंने चेन्नई में जाकर भी स्पीच दिया है। और 2021 के अंदर इन्होंने एक स्पीच दिया था यहाँ पर वर्चुअल लेक्चर ऑन लाइव, इन्होंने वर्चुअल लेक्चर के ऊपर एक स्पीच दिया था। मतलब कहीं गए नहीं थे, वर्चुअली इन्होंने एक स्पीच दिया था। तो इस तरीके से आप ये सब देख सकते हो। ई कमेटी की बात करूं दोस्तों, तो ई कमेटी यहाँ पर कौन कौन है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, चंद्रचूड़ जो है एक चेयरपर्सन रहे हैं ई कमेटी के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। ई कमेटी एक ऐसी बॉडी है जो टास्क करती है विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट। ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट मतलब डिजिटली सारे प्रोजेक्ट्स करने हैं कोर्ट के इन इंडिया के अंदर, विच एम्स टू डिजिटाइज द जुडिशरी एट द लेवल ऑफ हाई कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। करेंटली द ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट्स इन 2 phases। इन सेकेंड फेज विच इज एडिशन टू प्रोवाइडिंग नेसेसरी हार्डवेयर टू कोर्ट्स। मतलब इसके अंदर काम क्या होता है कि ये आपको ये प्रोवाइड करते हैं कोर्टों को, कोर्ट्स को एक हार्डवेयर प्रोवाइड करते हैं फॉर मीटिंग टेक्नोलॉजीज डिमांड्स से आप मिल सको। हैज़ ऑल्सो अंडरटेकन टू इंट्रोड्यूस वेरियस डिजिटल सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ द लॉयर्स, यानी कि लॉयर्स जितने भी होते हैं, वकील वगैरह जितने भी होते हैं उनके लिए, और साथ ही साथ जनरल पब्लिक के लिए एक अच्छे खासे सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, हार्डवेयर वगैरह की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये एक ई कमेटी बनाई गई है कोर्ट के द्वारा। ठीक है जी, जिसके चेयरपर्सन चंद्रचूड़ ही हैं। ठीक है, तो ये आप जान सकते हो। वर्चुअल कोर्ट क्या होता है? वर्चुअल कोर्ट दोस्तों 2020 की 13 मई से शुरू हुआ था, जिसके अंदर, और उसके बाद ये यहाँ पर 2020 की 15 मई को पुणे में हुआ था। वर्चुअल कोर्ट दोस्तों ये होता है कि आपका मान के चलिए जब कोरोना वायरस आया तो बहुत से ऐसे केस थे जो कि आप जाकर नहीं केस कर पा रहे थे, मतलब जाकर आप वहाँ पर हियरिंग नहीं होती थी। तो कोरोना के टाइम पर एक ऑनलाइन में वर्चुअल केस चलते थे, वर्चुअल कोर्ट चलता था, मतलब कि कोर्ट में जज बैठ जाता था, या फिर वो घर से भी कभी कभार, या कोर्ट में जाकर वो जज वगैरह वहाँ से बैठकर आपसे वीडियो कॉल के जरिए आपके केस की सुनवाई कर रहे थे। तो वो वर्चुअल कोर्ट्स उनको कहा जाता है। आप देख सकते हो वो भी चंद्रचूड़ जी के द्वारा ही चल रहे थे। जैसे कि दिल्ली में, पुणे में और चेन्नई में वर्चुअल कोर्ट्स अलाउ करते हैं एड जुडिकेशन ऑफ केसेस ऑन अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म, जिससे कि वो बात करें और पेमेंट ऑफ फाइन, अगर कोई फाइन हो गया है उनके ऊपर तो उसकी पेमेंट करें और ये सब चीज़ें कर सकें। ठीक है, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड आप समझ सकते हो क्या है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आप समझ सकते हो, ई फिलिंग सॉफ्टवेयर 3.0। ई पेमेंट क्या होता है? ई पेमेंट कुछ नहीं है, जो आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं वही ई पेमेंट है। कोर्ट अपने लिए अलग से बना देता है कि आप इस तरीके से हमें पेमेंट कर सकते हैं, आपके ऊपर जो भी चार्ज लग रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ आया। अब नेशनल सर्विस और ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस के बारे में आप पढ़ सकते हैं। जजमेंट सर्च पोर्टल आप देख सकते हो, मतलब कि ऐसे बहुत से ऑनलाइन सर्च पोर्टल हैं जहाँ से आपको हर केस की क्या फैसला हुआ है आप देख सकते हो। मतलब आज हर एक व्यक्ति भारत देश का चाहे तो किसी के भी केस का क्या फैसला आया है, किस कोर्ट के द्वारा आया है, वो किसी के भी केस का जाकर देख सकता है ऑनलाइन नेट पर। इससे अच्छी सुविधा कहीं हो नहीं सकती। पर्सनल लाइफ के बारे में आपको बताऊंगा अभी इनके। अभी लाइव स्ट्रीमिंग भी करी गई है कई बार कोर्ट प्रोसीडिंग के लिए, मतलब लाइव लाइव चलाया जाता है कि वो लोग लाइव कोर्ट में सुनवाई कर रहे हैं और आपको लाइव वीडियो के जरिए दिखाया जाता है आज के समय यूट्यूब पर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर। पहले ऐसा नहीं होता था, अब लाइव आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट में जज वहाँ पर क्या फैसला कर रहा है, क्या कर रहा है, और आप उसको लाइव सुन सकते हैं। अभी तक इनको एक अवार्ड जो मिला है वो मैं आपको बता देता हूँ। इनको हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अवार्ड दिया था
awarded the Center on the Legal Profession Award for Global Leadership to CGI DY चंद्रचूड़। ठीक है, इनकी पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो इनकी हिज फर्स्ट वाइफ, इनकी पहली बीवी रश्मि है, जो कि रश्मि नाम है, डेड इन 2007 ड्यू टू कैंसर। मतलब इनकी पहली बीवी 2007 में डेथ हो गई उसकी कैंसर की वजह से। और ही लेटर वे मैरिड लॉयर, फिर इन्होंने एक कल्पना दास नाम की महिला से शादी करी, वो लॉयर है। ही हैज़ 2 सन, 2 लड़के और 2 फॉस्टर डॉटर्स हैं। ठीक है जी, तो ये आप समझ चुके हो उनकी पर्सनल लाइफ। और इस तरीके से आप मेरे से पूछो कि इसमें रेफरेंस कहाँ से उठाए गए, तो ये रेफरेंसेस भी देता है विकीपीडिया, बताते हुए कि वो कहाँ से जानकारी उठा के आपको बता रहा है। ठीक है, तो ये आप समझ चुके हैं। तो ये पूरा आपने देखा, यही आपके स्क्रीन पर मैं प्रेजेंट कर रहा था। तो ये पूरा आपने जाना है आपके करेंटली सिटिंग CJI धनंजय वाई चंद्रचूड़ यानी DY चंद्रचूड़ जी के बारे में। ठीक है जी, अब कोई पूछेगा कि 10 फैक्ट आप बता रहे थे, तो मैं 10 फैक्ट भी बता देता हूँ इनके बारे में। तो देखिए बहुत छोटे से हैं, आप समझ लीजिए। सबसे पहला फैक्ट ये है कि इनकी जो इज़ अ सन ऑफ फॉर्मर CJI YV चंद्रचूड़। इनके जो पिता है उनका नाम है YV चंद्रचूड़, और वो भी CJI रह चुके हैं। सोचिए, बाप भी CJI और बेटा भी CJI। ठीक है, हु वाज इन द पोजीशन, और जो कि इस पोजीशन पे थे फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर बिटवीन 1978 से 1985। इनके पापा जो थे वो 7 साल तक इस पोस्ट पर रहे थे जिस पोस्ट पर आज ये हैं। और सेकंड फैक्ट इनका ये है कि विद अ BA विद ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स डिग्री फ्रॉम ST स्टेफन्स कॉलेज न्यू दिल्ली, जस्टिस चंद्रचूड़ कंप्लीटेड हिज LLB फ्रॉम कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये शायद किसी को नहीं पता होगा कि इन्होंने अपना BA किस में किया, किस कॉलेज से किया, ये नहीं पता होगा, तो वो आप देख सकते हैं। और तीसरा फैक्ट ये है, ही वेंट टू हार्वर्ड लॉ स्कूल टू ऑब्टेन हिज LLM डिग्री एंड डॉक्टरेट इन जूरिडिकल साइंसेज की डिग्री लेने, मतलब PhD और मास्टर करने ये हार्वर्ड चले गए थे। चौथा इनका मेन फैक्ट ये है कि जस्टिस चंद्रचूड़ वाज चूजन बाय द NDA गवर्नमेंट टू सर्व एज द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1998 से लेके 2000। आप कहोगे कि NDA की गवर्नमेंट के खिलाफ ही इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला दे देते हैं 2024 के अंदर इनके और बाकी जजों की बेंच मिलकर, जिसकी गवर्नमेंट जिन लोगों के द्वारा, जिन NDA वालों के द्वारा, NDA गवर्नमेंट के द्वारा इनको चुना गया था एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया 1998 से 2000 ईयर के बीच में, और उसी के खिलाफ 2024 में फैसला लिया। ऐसा क्यों किया? तो भाई NDA में अकेली BJP पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, और भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं NDA के अंदर। ये पॉइंट पहला है। दूसरा इसके अंदर ये है कि भाई वो जज है, वो एक इंडिपेंडेंट जज है, वो फैसला उसी तरीके से लेगा जो लोगों की सहमति के हिसाब से होगा। तीसरा पॉइंट ये कि यहाँ पर NDA की सरकार ने 1998 से 2000 ईयर के बीच में इनको एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनाया था इंडिया पूरे देश का, और मार्च 29 2000 को ही वाज फर्स्ट अपॉइंटेड एज अ जज ऑन द मुंबई हाई कोर्ट। इनको पहली बार जज बनाया गया मुंबई हाई कोर्ट का, जो कि बनाया गया 2000 साल के 29 मार्च के दिन मुंबई हाई कोर्ट का जज। और 2016 की 13 मई को इनको बना दिया गया सुप्रीम कोर्ट का जज। सोचिए, 16 साल के अंदर व्यक्ति जज से सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया। और छठा फैक्ट ये है, ही हैज़ बीन पार्ट ऑफ सेवरल लैंडमार्क जजमेंट। जो ज़मीन से जुड़े हुए जजमेंट होते हैं ना, लैंडमार्क जजमेंट, और इंक्लूडिंग द राइट्स ऑफ प्राइवेसी, जो आपके खुद के प्राइवेसी के अधिकार हैं। अयोध्या वाले केस में भी इनके बहुत से फैसले रहे हैं। द सबरीमाला केस जो आपका था उसके अंदर, साथ साथ आपका प्रोविजंस फॉर द डिस्क्रिमिनलाइजेशन ऑफ एडल्टेरी, ठीक है, उसके ऊपर भी इनके काफ़ी फैसले रहे हैं। ही केम डाउन स्ट्रांगली अगेंस्ट द पिटिशनर, ये हमेशा स्ट्रांगली, ही केम डाउन स्ट्रांगली अगेंस्ट, ये हमेशा स्ट्रांगली खड़े हुए हैं उसके खिलाफ, पिटिशनर्स के खिलाफ। वाइल डिसमिसिंग अ PIL, जब वो पिटिशनर मतलब वो होता है जो एक अपनी तरफ से एक फाइल करता है एक केस को, एक गुहार लगाना, आप एक गुहार लगाते हैं कोर्ट में जाकर, आप अपनी बात उठाते हैं, उसको पिटीशन कहते हैं।
तो इन्होंने बोला है कि ये हमेशा पिटिशनर जिसने उस जो भी पिटिशन फाइल की है उसके खिलाफ हमेशा ये स्ट्रांगली उसके खिलाफ खड़े हुए हैं जब भी उसने डिसमिस किया है वाइल डिसमिसिंग द PIL सीकिंग अ प्रॉब इनटू द डेथ ऑफ जज। जैसे कि आपको पता है जब एक PIL फाइल हुई थी तो उसको इन्होंने डिसमिस किया था, जो कि किसके खिलाफ हुई थी, जो कि जज ब्रिज गोपाल हरकिशन लोया नाम का एक जज था, उसकी डेथ हो गई थी, तो उसको लेकर एक PIL फाइल हुआ था। तो तब उसको डिसमिस करना, उस PIL को डिसमिस करना के टाइम पर इन्होंने ही किया था, जो कि जज ब्रिज गोपाल हरकिशन लोया नाम के जज की जब डेथ हुई थी। तो हु एट द टाइम वाज हियरिंग द सोहराबुद्दीन शेख फेक एनकाउंटर केस, वहाँ पर भी इन्होंने फैसले लिए थे। साथ साथ विच एलेक्ड इन्वॉल्व प्रेजेंट होम मिनिस्टर अमित शाह। ठीक है। सातवां फैक्ट आप देखते हो तो वो ये है कि ही वॉज पार्ट ऑफ द 3 जज बेंच एट दैट अलाउ अ प्लेजा फॉर द लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट। मतलब कि ये उस वाले बेंच का भी पार्ट रहे हैं जहाँ पर 3 जजों का बेंच था। सुप्रीम कोर्ट में 3, 5 या 7 जज का बेंच होता है, 3 या 5 इस तरीके का जजों का बेंच होता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो 3 जजों का बेंच था, उन 3 जजों में ये भी एक जज थे जिन्होंने अलाउ किया था कि भाई आप अब से सुप्रीम कोर्ट की सारी लाइव कार्रवाई दिखा सकते हो लोगों को वीडियो स्ट्रीमिंग करके, जैसे यूट्यूब पर या दूसरे प्लेटफॉर्म पर लाइव वीडियो चलवाकर लोगों को दिखा सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या हो रही है, सुनवाई क्या चल रही है, वो आप दिखा सकते हो। उसका फैसला लेना कि क्या हम अब लाइव दिखा सकते हैं लोगों को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहे फैसले को या सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही सुनवाइयों को, क्या हम लोगों को आम जनता को लाइव दिखा सकते हैं, उसके लिए फैसला लिया गया था। 3 जजों ने मिलकर लिया था और उसमें ये भी उसके अंदर पार्ट थे। तो ही वॉज अ पार्ट ऑफ द बेंच दैट डिस्क्रिमिनलाइज्ड सेक्शन 377 ऑफ द IPC। ये उस बेंच का भी पार्ट रहे थे जिन्होंने डिस्क्रिमिनलाइज करा था सेक्शन आपका 377 को। ये आपका इंडियन पैनल कोड आप पढ़ लेना, इंडियन पैनल कोड का एक धारा एक सेक्शन है 377, उसको डिस्क्रिमिनलाइज भी करने के लिए उस बेंच का पार्ट ये थे। चंद्रचूड़ जो है हिज एन अर्लियर राइजर, ये सुबह जल्दी उठने वाले व्यक्ति हैं, 3:30 पर हर रोज सुबह उठ जाते हैं DY चंद्रचूड़। ये भी एक फैक्ट है। 10वां लास्ट फैक्ट ये है कि ही इज रिस्पेक्टेड फॉर हिज इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड ही नोन to be cultured lawyer seem to like to appear before him. He is a judge with a liberal outlook, a quality that shine in his judgments, particularly when it come to issues concerning concerning the rights of women and मार्जिनलाइज्ड। मतलब कि ये हमेशा से अपने जो भी फैसले लिए हैं जिस भी केस के ऊपर, उसमें हर इशू को अच्छे से समझा है पहले, और इन्होंने हर बार महिलाओं के अधिकार को प्राथमिकता दी है, साथ ही साथ मार्जिनलाइज्ड रहे हैं ये। मतलब कि ये किसी की तरफ बायस नहीं हुए हैं। जजों का काम भी यही होना चाहिए कि जो सही है उसके हिसाब से फैसले होने चाहिए। तो उस तरीके से 10 फैक्ट आपने देख लिए। अगर आप मेरे से पूछे कि इस व्यक्ति के पास, एक CGI के पास शक्तियाँ क्या होती हैं, शक्ति ये होती है उसके पास, वो चाहे तो किसी भी कोर्ट के जजों की बेंच को चाहे तो उनको मिलाकर उनको लेकर कह सकता है कि आप मिलकर एक नए आप एक फॉर्म कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। मतलब कि संविधान बनाने के लिए, संविधान से जुड़ी नई नई चीज़ें करने के लिए एक बेंच बना सकते हैं। ये इतनी पावर है इस पोस्ट पर। साथ ही साथ ये डिसाइड कर सकते हैं सब स्टेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ, मतलब कि जो लॉ से जुड़े क्वेश्चंस उठ रहे हैं उसको लेकर भी कुछ डिसाइड करना है तो वो भी ये तय कर सकते हैं। इतनी पावर इस पोस्ट में होती है और ये पोस्ट प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा ताकतवर होती है। सोचिए, ये पोस्ट वाला व्यक्ति ना कोई इलेक्शन लड़ता ना कुछ, सिर्फ अपनी एजुकेशन के दम पे पहले लॉयर, फिर लॉयर बना, एडवोकेट बना, फिर वो जज बना, फिर हाई कोर्ट के जज से सुप्रीम कोर्ट का जज, और उसके बाद ये पोस्ट। तो इस तरीके से ये पोस्ट मिलती है और ये पोस्ट प्रधानमंत्री से ज़्यादा ताकतवर होती है। ठीक है, आपको सारी बातें समझ आई होंगी CGI
के बारे में, DY चंद्रचूड़ के बारे में। किसी का कोई पॉइंट हो तो बता सकता है वीडियो के नीचे कमेंट के अंदर। सब्सक्राइब करना है चैनल को, लाइक करना है और शेयर करना है। जल्द से जल्द आप ये सब करें। चलिए मिलता हूँ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।